नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुमित सर अभी एक दो दिन और प्रेजेंट नहीं होंगे, तो पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। आज हम टोटल 3 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल तो रहेगा एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, क्योंकि राघव चड्ढा और उनके साथ में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा एमपीज ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे। दूसरा, यूएसए का प्रेशर और इंडिया ईरान रिलेशन, किस तरीके से इंडिया इस ट्रेजेक्ट्री को कंटिन्यू कर सकता है, क्या चैलेंज आ रहे हैं, कहां हम स्टैंड कर रहे हैं, समझेंगे पूरा। और तीसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि हायर एजुकेशन में जो कॉलेजेस हैं वो इंफॉर्मेशन अपनी ब्रोशर में जो दिखाते हैं वो कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो यहां पर राइटर बोल रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है ना, इसके चलते बहुत नुकसान हो रहा है हमारे जो एजुकेशन लेवल में, हायर एजुकेशन की बात करें वहां पर स्किल सेट जो बच्चों को मिलना चाहिए उसमें। तो 3 इश्यूज हैं, देखते हैं। पहला, द एंटी डिफेक्शन ट्रैप। जीएस पेपर 2 में आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, मुद्दा आपको पता है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के टोटल 10 मेंबर्स, राइट, उनमें से 7 ने डिसाइड कर लिया कि हम बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। तो यहां सवाल ये आता है कि जो 7 जनों ने ज्वाइन किया है, क्या उनका डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं। देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के हिसाब से देखें तो वहां पर पहले 2 प्रोविजंस हुआ करते थे। एक तो था स्प्लिट का, कि पार्टी टूट गई, 2 हिस्सों में टूट गई, ठीक है। और उसमें यह प्रोविजन था कि ज्यादा भी नहीं तो जो एमपी या एमएलए एक पार्टी छोड़ करके, अपनी ओरिजिनल पार्टी छोड़ के दूसरी में जा रहे हैं, तो वो टोटल स्ट्रेंथ जो है उनकी, उसका 1/3 है, ठीक है। पर्टिकुलर हाउस में टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/3 है। ये तो हो गया स्प्लिट। और एक वर्ड वहां पर डाला गया था मर्जर का। मर्जर में ये बोला कि जितने टोटल मेंबर्स हैं उनका अगर 2/3 जाते हैं, शिफ्ट करते हैं दूसरी पार्टी में, तो वो मर्जर कहलाएगा। तो इस फौरी तौर पर या मोटी तौर पर अगर हम इन डेफिनेशंस को देखें तो ये एक तरीके से मर्जर बोला गया है ना, मर्जर ही बोला जा रहा है कि हाँ भाई 2/3, 7 मेंबर 10 में से अगर चले गए तो मर्जर ही है। तो यहां पर राइटर हैं वो एक डिबेट निकाल करके लेके आ रहे हैं कि ये जो मर्जर है ना, ये चलो ठीक है कि यहां पर फिगर को देख करके ठीक लगता है, लेकिन जो 10th शेड्यूल है उसमें आपको सेक्शन 4 देखने को मिलेगा। उसको अगर आप स्टडी करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि वहां पर और एक नुआंस है, बहुत गहराई वाली बात है, वो हम समझेंगे। और साथ में ये जो स्प्लिट वाला जो पोर्शन है ना, ये देखो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया और स्प्लिट को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया कि बोले इस तरीके से तो आयराम गैराम की राजनीति चलती रहेगी। अब देखो, पूरा मामला है वो हम अच्छे से समझते हैं। जैसा मैंने बताया कि राघव चड्ढा और उनके साथ में टोटल जने मिलकर के और 7 जनों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। सवाल उठ गया कि 10th शेड्यूल के आधार पर इन सातों एमपीज को डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर हमें 10th शेड्यूल में पैराग्राफ 4 जो है उस पर थोड़ा सा ज्यादा जोर देने की जरूरत है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि यहां पर राज्यसभा के एमपीज का क्वेश्चन है, तो इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो डिसीजन रहेगा वो कौन लेंगे? वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यही लोकसभा होती तो यहां पर स्पीकर ऑफ लोकसभा की हम बात करते हैं। तो सवाल ये आता है कि ये 10th शेड्यूल का एवोल्यूशन कैसे हुआ? क्या राघव चड्ढा जो अभी इंसिडेंट क्रिएट करके गए हैं वो पहले नहीं हुआ? देखो, आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई थी 1960s में। एग्जैक्ट बताऊं टू बी प्रिसाइज, 1967 के बाद से ही ये आयाराम गयाराम का मामला स्टार्ट हो गया, जब कांग्रेस की जो पावर थी वो डिक्लाइन करने लग गई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को पावर में आने का मौका मिलने लग गया। तो ऐसे में मौका परस्ती देखनी शुरू कर दी कि भाई जो भी पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ रही हैं उनमें रियल में गवर्नमेंट कौन बना रहा है।
जो गवर्नमेंट बना रहा है उस गवर्नमेंट बनाने वाली पार्टी को ज्वाइन करने वालों की लाइन लग जाया करती थी, चाहे फिर वो चुनाव के टाइम पर किसी दूसरी पार्टी की टिकट पे जीत के आए हों। तो ये एथिकली बहुत ज्यादा गलत होने लग गया। और इसमें एक बार तो हद हो गई थी, जब हरियाणा में गयालाल नाम से एक कैंडिडेट, उन्होंने 15 दिन के अंदर अंदर 3 बार अपनी पार्टी बदल दी। अब आप सोचो, इसीलिए वो गयालाल जो थे उन्हीं के नाम पर ये आयराम गैराम वाली पॉलिटिक्स बोलना स्टार्ट कर दिया कि मन में आए तो एंट्री ले रहे हो किसी पार्टी में, मन में आए तब छोड़ के जा रहे हो। इसलिए फिर राजीव गांधी सरकार के टाइम पे 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में 52nd अमेंडमेंट लाया गया और 10th शेड्यूल ऐड की गई, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसमें फिर 2 प्रोविजंस रखे गए थे, जैसे मैंने बताया, एक तो स्प्लिट का, एक मर्जर का। तो वो स्प्लिट वाला जो क्लॉज था वो 91 अमेंडमेंट के तहत रिमूव कर दिया, क्योंकि 1/3 मेंबर्स को तो अरेंज करना बड़ा आसान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, 10 का, अभी 10 राज्यसभा के मेंबर्स थे, अब उनमें से 1/3 की बात करें तो 3 या 4 मेंबर्स को अगर अरेंज करना है, तो एक तो राघव चड्ढा खुद थे, और बाकी 2 या 3 को अरेंज करने में थोड़ा पैसा खिलाया, काम सेट हो सकता था। तो ये काम भी फिर नॉर्मल होने लग गया, तो इसलिए स्प्लिट वाला जो पोर्शन था उसको भी हटा दिया। अब केवल जो मर्जर है उसी को रखा गया। मर्जर का मतलब कि जितना टोटल स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स की, उसके कम से कम 2/3 मेंबर्स स्विच करें एक पार्टी से दूसरी में, तो उसको मर्जर बोला जाएगा। और वो एक छूट का प्रोविजन है कि अब डिस्क्वालिफिकेशन लॉ इस पे नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर मामले में, मर्जर वाले मामले में। तो यही चीज यहां पर एक तरफ से आ रही है कि ये तो मर्जर है। वहीं दूसरी तरफ एंटी डिफेक्शन लॉ को जब हम डिटेल में देखते हैं, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी 2 केसेस हैं जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अब देखो, बात ऐसी आती है कि कोई भी इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाई किस बेसिस पर हो सकता है। एक तो इसके तरीका मैंने बताया मर्जर का या स्विचिंग का। इसके अलावा भी डिस्क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें कि एक इंडिविजुअल मर्जर वाले में अपने आप क्या हो रहा है, वॉलंटरीली वो ऑटोमेटिकली अपना खुद का मेंबरशिप छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया डिस्क्वालीफाई होने का ग्राउंड। और दूसरा डिस्क्वालीफाई होने का ग्राउंड हो जाता है कि मान लो पार्टी की तरफ से कोई एक मैसेज आया है सभी को, जो भी मेंबर्स हैं उनको, कि भाई हमें इस मुद्दे पर ऐसे वोट करना है, फेवर में जाना है या अगेंस्ट में। लेकिन जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जी मैं तो मेरी पर्सनल जो चॉइस है उसके हिसाब से चलूंगा, पार्टी के हिसाब से नहीं चलूंगा, तो भी फिर वहां पर डिफेक्शन लग जाएगा कि आपकी मेंबरशिप वहां पे खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 कैटेगरीज है, और फर्स्ट वाली कैटेगरी की अभी हम बात कर रहे हैं, राइट। अब आप देखो कि इसमें पैराग्राफ 3 जो स्प्लिट वाला था वो तो हटा दिया गया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, समझ में भी आ गया होगा। और दूसरा है पैराग्राफ 4 जिसमें मर्जर का प्रोविजन है। अब मर्जर वाला जो प्रोविजन है ना, उसमें 2 पैराग्राफ हैं, एक तो पैराग्राफ 4(1), एक पैराग्राफ 4(2). ध्यान से देखना इसको, क्या बात बोली जा रही है कि पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पार्टी के साथ में मर्ज होगी, ठीक है, तो उस केस में किसी भी तरीके का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। क्या बोला गया है, पॉलिटिकल पार्टी, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि मर्जर तभी वैलिड होगा जब कम से कम जितने भी मेंबर्स हैं पर्टिकुलर हाउस में उस लेजिस्लेटिव पार्टी के, उसके कम से कम 2/3 मेंबर स्विच कर जाएं। तो यहां पर राघव चड्ढा का जो केस है, उस केस में 2/3 वाली क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रही है, लेकिन फर्स्ट वाला क्राइटेरिया अगर देखें तो क्या यहां पर अरविंद केजरीवाल या जो आम आदमी पार्टी का मेन अलाकमान है, उनकी तरफ से यह अप्रूवल आया है कि हां जी हम मर्जर के लिए जा रहे हैं या अलाउ करते हैं। तो यही चीज यहां पर फंस रही है। मतलब ये कि एक तो पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक लेजिस्लेटिव पार्टी होती है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कि ओवरऑल एक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे देश में एक नेशनल पार्टी के तौर पे ऑपरेट कर रहा है। वहीं पर एक लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब कि उस पार्टी के कितने कैंडिडेट चुन करके और फिर बाद में लेजिस्लेचर में बैठ रहे हैं। तो राघव चड्ढा का जो कंसर्न हम मतलब इशू डिस्कस कर रहे हैं, वो 10 राज्यसभा एमपीज को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं, तो वो लेजिस्लेचर पार्टी है, ना कि कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी। तो इस वजह से इन दोनों पैराग्राफ को अलग अलग केसेस में 2 तरीके से स्टडी किया गया है। एक तरीका तो होता है कॉन्जिक्यूटिव, इसका मतलब दोनों पैराग्राफ्स को साथ में एक साथ पढ़ना होगा, और दोनों जब तक सेटिस्फाई नहीं हो तब तक मर्जर नहीं माना जाएगा। और एक होता है डिसजंक्टिव, इसका मतलब दोनों में से एक भी अगर अप्रूव सेटिस्फाई हो गया तो काम चल जाएगा। तो यहां पर जो डिसजंक्टिव अप्रोच है
उसमें राघव चड्ढा की मेंबरशिप सेफ है। वहीं पर अगर कॉन्जिक्यूटिव की बात करें तो दोनों की दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं क्या? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से अप्रूवल आया है मर्जर का, और फिर उसके बाद में 2/3 मेंबर्स ने एग्री किया है कि हां जी हम शिफ्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से बीजेपी में। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको लेकर के डिफरेंट केसेस की बात आ रही है कि जो कोर डिबेट है ना, वो ये है कि क्या इंडिपेंडेंटली इन दोनों क्लॉज को देखोगे या एक साथ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अलग अलग लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। केस नंबर 1 देखो, राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य। इसमें क्या होता है, जो बहुजन समाज पार्टी है उसके 37 एमएलए हैं, वो निकल जाते हैं साइड में। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पर कंसेक्यूटिव रीडिंग के ऊपर ध्यान दिया। मतलब ये कि लेजिस्लेचर पार्टी ने तो चलो ठीक है मर्जर के लिए बोल दिया कि हमने 2/3 मेंबर स्विच कर रहे हैं हमारी पार्टी से दूसरी पार्टी में, राइट। लेकिन क्या यहां पर पॉलिटिकल पार्टी से भी अप्रूवल लिया गया था, जो ओरिजिनल पार्टी से, या उनकी भी मर्जर की तरफ से, मर्जर के लिए अपनी तरफ से अप्रूवल आ रही है? तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्सेप्ट दिया टू हेड थ्योरी का, कि एक इंडिविजुअल दो पार्टीज की टोपियां नहीं लगा सकता है। सीधी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे केस को वहीं पे रफा दफा किया कि हम रिजेक्ट करते हैं इस तरीके के काम को। तो आप समझिए कि पैरा 4(1) और पैरा 4(2) दोनों को एक साथ फुलफिल करने की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। केस नंबर 1, केस नंबर 2 में आ जाओ। गोवा में 2019 और 2022 में देखा गया कि कांग्रेस के 15 एमएलए में से 10 एमएलए ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब उस टाइम पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मर्जर वैलिड है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि 2/3 का केस अगर देखें तो यहां पर 15 में से 10 जने मर्ज कर रहे हैं, तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में भी गया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिर जो पैरा 141 है और पैरा 42 है उनको सेपरेटली कहा, और कहा कि पैरा 42 के हिसाब से ये मर्जर है, इसका मतलब यहां पर किसी भी तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है। सेम चीज अगर देखें तो 2022 में देखा गया, जब 11 कांग्रेस एमएलए में से 8 ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया इलेक्शन के बाद में। और अब आप देख लो कि ये सेम लॉजिक बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया कि मर्जर के लिए तो 2/3 मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, जो आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों के दोनों केसेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। जबकि फाइनल वर्डिक्ट जो आया हुआ सुप्रीम कोर्ट का, वो हमने देख लिया राजेंद्र सिंह राणा और स्वामी प्रसाद मौर्य वाले केस में। फिर हमारे पास में एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें, एक्सपर्ट ओपिनियन में पीडीटी आचार्य, जो कि लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, उनका यह कहना होता है कि कंसेक्यूटिव रीडिंग पर ही जाना चाहिए। सिंपल बात है कि यहां पर एमपीज ने जो अपनी तरफ से डिसीजन लिया है कि हां जी 7 एमपीज राज्यसभा में आम आदमी को छोड़ करके बीजेपी की तरफ गए हैं, तो सीधी बात है ओरिजिनल पार्टी चीफ की कंसेंट है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। अब ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वहां पर डिसाइड होगा कि सही में क्या होना चाहिए क्या नहीं। वहीं पर स्वप्निल त्रिपाठी हैं, जो कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी से बिलोंग करते हैं, उनका यह कहना है कि 2/3 थ्रेशोल्ड को ही देखा जाए, डिसजंक्टिव रीडिंग पर ही जाने की जरूरत है। दोनों जो पैराग्राफ हैं, पैरा 4(1), 4(2) दोनों को साथ लाने की जरूरत नहीं है। पैरा 4(2) अगर सेटिस्फाई हो रहा है या पैरा 4(1), दोनों में से जो भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो मर्जर मान लिया जाए। अब सवाल यह आता है कि यहां पर जो एक एनोमली क्रिएट हो गई है ना, उसका क्या आउटकम। अगेन वही बात कि यहां पर हमें समझना होगा कि राज्यसभा के एमपीज ने अपने आप को शिफ्ट किया है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, तो यह तो सही बात है ना कि राज्यसभा के इलेक्शंस हमेशा इनडायरेक्ट होते हैं। अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर राज्यसभा के एमपीज को इलेक्ट करने में पार्टिसिपेशन आता है एमएलए का। तो एमएलए तो आम आदमी पार्टी के ही थे ना जिन्होंने वोट दिया, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर नहीं जा रहा है, तो मामला थोड़ा उलझा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट केसेस हैं कि भाई कहां पर तो एक कॉन्जिक्यूटिव अप्रोच अपनाई है और कहां पर डिसजंक्टिव रीडिंग के ऊपर रिलाई किया गया है। तो अभी इस केस में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए फिर। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आता है कि केस इधर तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। पहले तो क्या होता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो हमेशा ध्यान रखें कि रूलिंग पार्टी होती है उसी से एसोसिएटेड होता है या उसकी अलायंस वाली किसी पार्टी के होता है।
तो ऐसे में अगर मर्जर हो भी रहा है, गवर्नमेंट के लिए फेवरेबल है किसी भी स्टेट या नेशनल लेवल पे, तो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो जजमेंट देंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर के, ये चांसेस बहुत मिनिमम हो जाते हैं, है ना। और जब तक जजमेंट आता है या सुप्रीम कोर्ट तक वो बातें पहुंचती हैं, तब तक जिस पर्टिकुलर हाउस की बातचीत है वो उस सेशन का, वो मतलब कहते हैं वो हाउस ही डिसॉल्व हो जाता है, नए इलेक्शंस हो चुके होते हैं। अब आप देखो गोवा वाला जो केस हमने डिस्कस किया 2019 और 2022, 2022 का अगर केस है तो 2026 में आप चल रहे हो। एक साल अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है तो मोटा मोटा तो ये भी लैप्स हो जाएगा। इस तरीके से फिर चीजें लटकी रह जाती हैं। तो ये सिनेरियो अभी बना हुआ है, तो इसको लेकर के हमारे पास में क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रीलिम्स में देखो इस तरीके से 2022 में क्वेश्चन आया 10th शेड्यूल को लेकर के, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ध्यान से देखना है, ठीक है। 10th शेड्यूल के बेसिक से रिलेटेड है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई भी अगर इंडिविजुअल नॉमिनेट होकर के राज्यसभा में पहुंच रहे हैं या फिर कहीं पर भी जा रहे हैं नॉमिनेशन के बेसिस पे, तो वो मेंबर बनते हैं तो उनके पास में 6 महीनों का टाइम होता है, ओनली फॉर 6 मंथ्स, की वो किसी एक पार्टी को ज्वाइन करने के लिए डिसीजन ले ले, या फिर वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं रह ले, लेकिन 6 महीने के बाद में वो अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो नहीं चलेगा। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक। मेंस का क्वेश्चन 2013 में देखो ये 10 मार्कर क्वेश्चन आया था, अगेन उसी एंटी डिफेक्शन लॉ पे, उसी को थोड़ा सा हम हमारे डिबेट, हमारे आर्टिकल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके देख सकते हैं कि पैराग्राफ 4 जो है 10th शेड्यूल का, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में प्रोविजन है। इसमें हमें देखना है कि एक इंडिविजुअल का डिफेक्शन किस बेसिस पर होगा, किस पे नहीं होगा। तो इस आर्टिकल के अंदर जो हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आए, कंजक्टिव और डिसजंक्टिव, इनको आप यूज करके अपना आंसर जरूर हेल्दी बनाएं, ठीक। 10th शेड्यूल का पर्पस क्या था उसका बैकग्राउंड बताते हुए, मर्जर और स्प्लिट की डेफिनेशन देते हुए, फिर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देते हुए, फिर वे फॉरवर्ड कि भाई यहां पर दोनों चीजों में से एक प्रॉपर बैलेंस बनना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर ओवरऑल अगर देखें तो इंडियन पॉलिटी पर लॉन्ग टर्म में पड़ने वाला है। तो अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी तरफ से वे फॉरवर्ड के बेसिस पे कंक्लूड कर सकते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से ये फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी हमने अच्छे से देख लिए हैं। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। द यूएस एंड इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ इसको जोड़ सकते हैं। देखो मुद्दा है चाबार पोर्ट का। चाबार पोर्ट बड़ी लंबी जर्नी के बाद डेवलप हुआ है। 2003 से नेगोशिएशन स्टार्ट हुए, फिर उसके बाद में लंबा टाइम लिया। वहां पर चाबार पोर्ट पे एक बर्थ मिली हमें जिसको शहीद बेहस्ती बोलते हैं। वहां पर हमने बिलियंस, मतलब बहुत बिलियन, बिलियन तो क्या मतलब बहुत पैसा हमने फ्लड किया एग्जैक्टली अगर बताऊं। मेन टारगेट ये कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को अफगानिस्तान या सेंट्रल इंडिया में जाने के लिए, सेंट्रल एशिया में जाने के लिए सीधा एक्सेस नहीं देता, इसलिए फिर हमें रास्ता निकालना पड़ा अरेबियन सी से होते हुए, जो कि ईरान, ईरान से फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर सेंट्रल एशिया, ये हमने रास्ता निकाला। लेकिन अभी जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है जिसमें यूएस और ईरान टेंशंस के चलते यूएसए लगातार इंडिया पे प्रेशर बनाए हुए है कि भाई अब चाबार पोर्ट से तुम्हारा जो लेन देन है उसको बंद करो। हाँ छूट दी थी, लेकिन उसमें यूएसए का इंटरेस्ट था वो ये कि अफगानिस्तान जितना स्टेबल रहता है ना, उतना ही ज्यादा यूएसए के लिए फेवरेबल है, क्योंकि वहां पर टेररिस्ट अगर बढ़ते हैं, किसी भी तरीके का एक्सट्रीमिज्म आता है जिसका इंपैक्ट यूएसए तक पहुंचे, तो यूएसए बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो ऐसे में इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के नाम पर जो भी सपोर्ट अफगानिस्तान को देता है उसको यूएसए ने अलाउ कर रखा था कि हाँ ठीक है चाबार पोर्ट से होते हुए आप इसको करते रहिए। लेकिन जो टाइमलाइन थी या फिर कहें कि एक सनसेट क्लॉज टाइप इशू कर रखा था यूएसए ने, वो था 26 अप्रैल का। और उसके बाद में अब इंडिया पे सीधा प्रेशर कि भाई आप अब ज्यादा एंगेज नहीं करोगे ईरान के चाबार पोर्ट में। और दूसरा एक एंगल ये भी है कि ईरान में अब कोई परमानेंट अथॉरिटी दिख नहीं रही है जिससे कि हम हमारी बात कह के एंगेजमेंट कंटिन्यू कर सकें। तो इस सिचुएशन में ये आर्टिकल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ टर्म्स आएगी जैसे कि सैंक्शंस, आप जानते हैं कि मानो यूएसए ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी इंटरनेशनल मार्केट में कि ईरान के साथ जो भी एंगेज करेगा उन पे हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। इसी में अगर छूट दे दी जाए तो वो एक वेवियर हो गया। तो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है वो ये है कि 26 अप्रैल को
ऑफिशियली चाबार पोर्ट एक्सेस करने से रिलेटेड जो यूएसए का वेवियर छूट मिली हुई थी वो हो गई बंद, वो डेट आ गई खत्म। यहां पर हमने $620 मिलियन का अभी तक टोटल इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब सवाल यह आता है कि यहां पर ईरान की धरती से जो हमारा एक एक्सेस बन रहा था अफगानिस्तान तक, वो अब खत्म सा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया ने जिस तरीके से अपने ऑफिशियल्स को रिकॉल कर लिया, वहां से बुला लिया, तो साथ में फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी हमने वहां पर हमारी ओपनिंग रखी है कि हाँ जी, हम फ्यूचर में रिवाइव कर सकते हैं, सिचुएशन सेटल होती है तो। अब आप देखो चाबार क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि पाकिस्तान से होते हुए हम जा सकते हैं आराम से, लेकिन पाकिस्तान हमें एक्सेस नहीं देता ना, तो इसलिए हमने अरेबियन सी से होते हुए यहां पर चाबार पोर्ट, जो कि ईरान की सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड है, वहां पर हमने चाबार पोर्ट पर हमें एक बर्थ मिली जिसे हम बोलते हैं शाहिद बेहस्ती टर्मिनल, वो हमने डेवलप किया। फिर उसके बाद में हमने रोड डेवलप की, यहां से चाबार से लेकर के जायदान, जायदान से जरान, जरान से बीच में फिर डेलाराम, डेलाराम के बाद में काबुल, काबुल से फिर हम आगे सेंट्रल एशिया तक एक्सेसिबिलिटी ले रहे थे। ठीक इस तरीके का ये पूरा नेटवर्क था। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस तरीके की सिचुएशन अभी बनी है वो मोर और लेस हमारे लिए अब चैलेंज क्रिएट करेगी, क्योंकि 2026 में जो वेवियर था यूएसए की तरफ से वो बंद हो गया, क्लॉज हो गया है। ये पूरी जर्नी रही है चाबार पोर्ट की कि 2003 में वाजपेयी जी के टाइम पर एमओयू साइन हुआ, मनमोहन सिंह जी के टाइम पर ज्यादा काम नहीं हुआ, लेकिन हाँ, जरान से डेलाराम तक की जो हाईवे है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। फिर 2015 में थोड़ा सा पॉजिटिव डेवलपमेंट आया जब जैकपुआ डील फाइनल हो गई थी। जैकपुआ का मतलब हो गया, उस टाइम बराक ओबामा थे और उन्होंने फिर ईरान के साथ में डील कर दी कि अब ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोक देगा, और ईरान ने एग्री भी कर दिया। उसके चलते फिर ये एग्रीमेंट आया तो इंडिया को थोड़ी रिलीफ मिली और हमने थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट जो था वो बढ़ा दिया। कुल मिलाकर के जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम थी उसको हमने बाईपास कर दिया ईरान से होते हुए, जिससे कि इजीली अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को हम एक्सेस कर सके। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप 2017 में प्रेसिडेंट के तौर पे फर्स्ट टर्म स्टार्ट करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की फर्स्ट कंडीशन यही थी कि ईरान के साथ में जो जैकपोआ साइन हो रखा है, ये एक यूनिलैटरल बेनिफिट देने वाली है ईरान पर। ये 10 साल का ही आप रिलैक्सेशन दे रहे हो, ये नहीं चलेगा। ईरान पर तो परमानेंट सैंक्शंस लगाओ और ये जो डील है इसको परमानेंट थ्रू आउट लॉन्ग टर्म या फिर थ्रू आउट लाइफ के लिए परमानेंट सेटल करो। इस बात को देख करके ट्रंप ने फिर यह कह दिया कि मैं जो बराक ओबामा के टाइम पे डील साइन हुई थी उससे विड्रॉ करता हूं। अल्टीमेटली ईरान एक बार फिर से जो सैंक्शन हटे थे उनमें आ गया और इंडिया पर भी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि हमने वहां पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया और ईरान से हम ऑयल्स भी इंपोर्ट किया करते थे, ऑयल का इंपोर्ट अच्छा खासा था, लेकिन वहां पर वो इंपोर्ट फिर हमें रिड्यूस करना पड़ा। फिर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म स्टार्ट होता है, आपको पता है 2025 जनवरी से, तब से लेकर अभी तक सिनेरियो आई होप आपको पता होगा। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जो है वो हमारी एक बैलेंस्ड अप्रोच को डेंट करने वाला है। तो आप सोचो कि यूएसए तो लगातार मैक्सिमम प्रेशर डाल रहा है ईरान पे। ईरान जो है वो अपनी न्यूक्लियर एबिलिटी है उसको बढ़ाने की पूरी एफर्ट कर रहा है, और इंडिया है वो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कंटिन्यू करना चाहता है कि भाई विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर हम हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को कंटिन्यू करें। लेकिन सच बात आपको पता है, एक्सटर्नल प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बना रहता है। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट्स पे और ट्रेड वाइज बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं अगर यूएसए के हिसाब से देखें तो, राइट। जैकपुआ का फुल फॉर्म आप ध्यान रख लेंगे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन। इसमें यूएसए ने एग्री किया था कि वो ईरान से सैंक्शंस हटा लेगा, और साथ में इसके चलते फिर ईरान और इंडिया के एग्रीमेंट्स भी हुए। लेकिन वही बात, ट्रंप का आना हुआ, सारा मामला डिरेल होता हुआ दिख गया। फिर इंडिया को थोड़ा रिलैक्सेशन मिला कि अफगानिस्तान में अगर ह्यूमैनिटेरियन एड अगर भेजी जाती है तो उसका बेनिफिट यूएसए को भी है, क्योंकि अल्टीमेटली शांत अफगानिस्तान यूएसए के फेवर में है। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है कि देखो, इंडिया ने नवंबर 2025 से अपने स्टाफ को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारा कुछ बचा हुआ इन्वेस्टमेंट था लगभग $120 मिलियन का, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितना गया? $620 मिलियन, वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब शाहिद बिहस्ती पोर्ट जो है उसको हमने ईरानियन अथॉरिटीज को ट्रांसफर कर दिया कि अभी तो आप संभालो,
फ्यूचर में जब हम रिवाइव करेंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं रहने वाली है, तो हम डेफिनेटली एंगेज कर लेंगे। अब वेस्ट एशियन वॉर ने और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो आप क्या सोच रहे हैं कि टोटल 17 साल का जो ये एंगेजमेंट था, उसको एक बार हमने कहते ना कि बिल्कुल हॉल्ट पे डाल दिया है, एक बार ब्रेक पे डाल दिया। अब यहां पर आपको फील हो रहा होगा कि सही मायने में क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है हमारे ऊपर? तो यूएसए ने प्रेशर लगा दिया, एक तरीके से यूएसए का डिक्टाट आ गया कि ये करो वरना हम तुम्हारे खिलाफ में बहुत कड़ी कार्रवाई कर देंगे। चाहे फिर वो ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने की बात हो, रशिया से जिस तरीके से हम ट्रेड और एनर्जी रिलेशन रखते हैं उसकी बात हो, या फिर ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर यूएसए का लगातार दबाव बनाए रखना कि तुम लोग ऑटोनोमसली काम अगर करते हो तो हम तुम्हारे ऊपर एक्शन लगाएंगे, सैंक्शंस लगाएंगे। तो ये सिनेरियो हमारे लिए एक टाइट रॉप वॉक से कम नहीं है। अब यहां पर इंडिया क्या करता है कि एक तरफ की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम दूसरी तरफ से एंगेज करते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी अलाइनमेंट। और मल्टी अलाइनमेंट की इंडिया की अप्रोच क्या है? अमेरिका के साथ एंगेज करो, चाइना को मैनेज करो, यूरोप को कल्टीवेट करो और रशिया को रीअश्योर करो। ये चीज जो है जब हम करते हैं तो मोर और लेस इस तरीके की परिस्थितियां बनती है। क्योंकि आज अगर हम हमारे एक्सपोर्ट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम यूएसए को ही करते हैं। तो सीधी बात है, क्या हम हमारे मार्केट को नाराज कर दें? आप क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताना, इस बात पे अपनी ओपिनियन जरूर देना। और ध्यान रखें कि पॉलिटिक्स में आप ना फंसें, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि अगर गवर्नमेंट इस टाइम पर कोई डिसीजन ले रही है तो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस ही अपना डिसीजन ले रहे हैं, वहां पर बैक हैंड पर ब्यूरोक्रेट्स भी अपना ओपिनियन देते हैं, उनकी भी स्ट्रेटेजी होती है, फिर उसके ऊपर एक्शन आगे फर्दर लिया जाता है। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आप भी फ्यूचर ब्यूरोक्रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपना स्टैंड जरूर बताएं कि यहां पर हम किस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी इसी तरीके से चल रही है। और ये जो चाबार पोर्ट में हम कर रहे हैं, ये प्रेसिडेंट तो देखो बैड सेट करेगा, इसमें डाउट है नहीं कि हमें प्रेशर में आकर के वहां से विड्रॉ करना पड़ रहा है। बट पॉइंट इज टाइट ऑफ वॉक है। ठीक, ये कुछ की टर्म्स हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना और अपनी बात जरूर कमेंट्स में आप बताएंगे। और ये प्रीलिम्स का आपका चाबार पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए और अटेम्प्ट करो इसको। वैसे मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है इसका आंसर, है ना? चलो जी, यूपीएससी मेंस में आप देखो क्वेश्चन 250 वर्ड्स में, द लैप्स ऑफ यूएस सैंक्शंस वेवियर ऑन चाबार पोर्ट। ठीक है, टेस्ट इंडियाज पॉलिसी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। तो इसमें आप मल्टी अलाइनमेंट का जो अप्रोच हमारा वो बताओ, है ना? चाबार पोर्ट का जो सैंक्शंस है या फिर हमारी डेवलपमेंटल अप्रोच रही वो आप बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद में इंडिया का कितना इन्वेस्टमेंट रहा, क्यों हमने चाबार पोर्ट को डेवलप किया, वो सारी चीजें विद मैपिंग आप बताएंगे, एकदम इफेक्टिव आंसर जाएगा। इसी तरीके से आपका 150 वर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इसी इशू को लेकर के। ठीक, एक चीज ध्यान रखनी है कि जब हम चाबार पोर्ट की बात करते हैं तो ईरान और ईरान के बाद में कैस्पियन सी जो नॉर्थ में आता है, उधर से होते हुए हम रशिया, रशिया से ईस्ट यूरोप तक जाते हैं। तो वहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट को कंसिडर जरूर करेंगे हमारी आंसर राइटिंग में, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके बारे में आप जरूर बताएंगे। ठीक है, फिर फाइनली आप कंक्लूड कर देना कि भाई किस तरीके से इंडिया टाइट ऑफ वॉक कर रहा है। ठीक है, और ये जो रिट्रीट है वो किस तरीके की सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट कर रहा है। बट हमने ऑप्शन रखा है ईरानियन अथॉरिटीज को चाबार पोर्ट में शाहिद बियस्ती जो बर्थ है उसको हैंडओवर करते टाइम क्या कहा कि फ्यूचर में हम री एंगेज करने के लिए ओपन है। ठीक है, ऐसा नहीं हम छोड़ के जा रहे हैं, ये सिचुएशन है। ठीक, तो देखो एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया अमेरिका से क्यों नहीं फाइट कर रहा? क्योंकि हमारा बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और वहीं पर इंडिया जो है ईरान को अबंडन करना क्या ठीक है? नहीं, क्योंकि ये केवल अफगानिस्तान का मामला नहीं है, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के हिसाब से भी चाबार पोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस पॉइंट को आप टैग करते हुए कंक्लूड कर सकते हैं अपनी बात को। गॉट माय पॉइंट? चलो अगले पे चलते हैं। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इन हायर एजुकेशन, जीएस पेपर 2 में एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। देखो हमारे यहां पर हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है कि एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एनआईआरएफ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो 2016 से लॉन्च किया गया था, और उस रैंकिंग के बेसिस पे किसी स्टूडेंट को 12th के बाद एडमिशन लेना है तो वो रैंकिंग को कंसिडर करके आगे जाता है। और अभी की सच्चाई ये है
कि हमारे यहां पर हायर एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट नंबर की अगर बात करें तो 4.33 करोड़ है। और एनआईआरएफ की लॉन्चिंग की डेट याद रख लें। और ये ओवरऑल अगर देखें तो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 जो है, क्वालिटी एजुकेशन 2030 तक, उसको फुलफिल करता हुआ काम है। अब यहां पर एक थ्योरी आएगी जिसको बोलते हैं मार्केट फॉर लेमन्स। समझेंगे इस पूरे कंटेक्स्ट को, पूरे मामले को क्या है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। सीधी बात है, सच्चाई कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, और बताया जा रहा कुछ और ही है। यह है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, कि किसी को छुपा करके चीजें बताई जा रही है, या फिर जिसको किसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना है उसको पूरी बात ही नहीं बताई जा रही है, छुपाया जा रहा है। अब आप देखो कैसे हायर एजुकेशन में कॉलेजेस के हालात क्या हैं और स्टूडेंट्स को बताया क्या जाता है। एक्चुअल में फैकल्टी और लैब्स का स्टैंडर्ड क्या है, रियल में प्लेसमेंट कितना हो रहा है, और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है। ये चीजें तो है रियलिटी, लेकिन बताया क्या जाता है, ब्रोशर उठा के देखो आप, क्या शानदार शानदार पिक्चर दिखाई जाती है। साथ में प्लेसमेंट के लिए बोलते हैं 100% प्लेसमेंट है हमारा। और रैंकिंग की बात करें तो नो डाउट हमारे पास में एनआईआरएफ जैसी रैंकिंग सिस्टम है, लेकिन उस रैंकिंग को भी उठा के देखें तो उसका बेस क्या है, कि ऐसा डेटा जो कि इंस्टीट्यूशंस ने गलत तरीके से दिखा रखा है कागज में, और उसी के बेसिस पर ये रैंकिंग आई हुई है। तो रैंक भी क्या ट्रांसपेरेंट मैनर में तैयार हुई? नहीं ना। तो यही यहां पर इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का मेन कारण बन रहा है। गॉट माय पॉइंट? अब देखो, स्टूडेंट्स के पास में लिमिटेड इंफॉर्मेशन आ रही है, कॉलेज का सच्चाई कुछ और है, और जब एडमिशन हो जाता है तो बच्चा महसूस करता है कि मैं तो फंस गया। यहीं पर थ्योरी आती है आपकी मार्केट फॉर लेमन्स, जिसके लिए 2001 में इकोनॉमिस्ट जॉर्ज एक्रलॉफ को नोबेल प्राइज भी दिया था। इसमें क्या होता है कि लेमन का मतलब होता है बैड क्वालिटी की प्रोडक्ट, और पीचेस का मतलब होता है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। अब क्या होता है, मार्केट में जब आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप क्या करते हो कि जो बैड क्वालिटी प्रोडक्ट है ना, उसको आप पीछे छुपा के रखते हो, आगे रखते हो बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट, और उसको दिखा करके और कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचते हो। और फिर उसके प्राइस थोड़े ज्यादा दिखते हैं, तो या तो ये हो जाता है कि कस्टमर यूं बोलने लग जाए कि यार ये महंगा है थोड़ा सा, तो इतने में आप बोल दे कि जी मेरे पास में इससे भी सस्ता प्रोडक्ट अवेलेबल है। इतने में फिर वो जो फॉल्टी प्रोडक्ट है जिनको लेमन हम बोल रहे हैं उनको ला करके दिखा देगा, या फिर बोलेगा कि हाँ जी ये ले लो आप। और इस थ्योरी का पॉइंट क्या है, कि दिखाया तो क्या जा रहा है, कि जो पीच है वो दिखा दिया, दिखाने को तो कि हाँ जी देखो हमारे पास में क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फैकल्टीज हैं। और लेकिन सच्चाई क्या होती है कि बैक हैंड पे उनको फिर बाद में जब वो फीस जमा करा देते हैं पेरेंट्स, तो उनको दिया जाता है लेमन। तो ये सिनेरियो है, ये धीरे धीरे क्या होता है, क्वालिटी को डिग्रेड करता चला जाता है, और ओवरऑल जो पीच, जो क्वालिटी होती है ना, वो विड्रॉ करना स्टार्ट कर देती है मार्केट से, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी प्राइस ज्यादा है तो मार्केट में कंज्यूमर हमें खरीदेगा नहीं। कंज्यूमर को चाहिए डिफेक्टेड या सस्ता माल है, तो ऐसे में फिर मार्केट कोलैप्स कर जाता है। एग्जैक्टली यही चीज है कि जो बैड कॉलेजेस हैं वो अपनी मार्केट को बनाए रखने के लिए फीस या अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तो दिखाते हैं ज्यादा, फीस को कम करके दिखाते हैं, और वो पुअर क्वालिटी को सेल करके जो क्वालिटी एजुकेशन देने वाले इंस्टीट्यूशंस है उनको भी खत्म कर देते हैं। और यही यहां पर एक तरीके की थ्योरी चल रही है, समझे? अभी देखा जाए तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो नो डाउट हमारे यहां पर बढ़ा है। 3.42 करोड़ था 2014-15 में, जो कि बढ़कर के 4.33 करोड़ तक पहुंच गया। 26% की ग्रोथ है, और इसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 को हम अचीव भी कर देंगे। बट जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, क्या हमारे पास में स्किल्ड और एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स है कि नहीं? एक टर्म बार बार आती है हमेशा, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन में एक ऐसा हिस्सा जो कि यंग है, और उस यंग पॉपुलेशन की यंग एनर्जी को जब हम हार्नेस करेंगे तो हमारी इकोनॉमी को एक अच्छा बूस्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो जब क्वालिटी एजुकेशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगी, तो फिर क्या वो डेमोग्राफिक डिविडेंड डिविडेंड ही रहेगा, या फिर खतरनाक होकर के डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा? यही डर यहां पर हाईलाइट किया जा रहा है, राइट? आज एनआईआरएफ की बात करते हैं, 2016 में लॉन्च हुआ ये रैंकिंग।
टीचिंग, परसेप्शन, आउटरीच, आउटकम, रिसर्च, ये टोटल 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर ये रैंकिंग दी जाती है। देखा जाता है कि इंस्टीट्यूशन में किस तरीके की पढ़ाई है, कैसे लैबोरेटरी है, कितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, कितना प्लेसमेंट हो रहा है ना, कितना इंक्लूसिविटी है कि हाँ भाई आप सोसाइटी के अलग सेगमेंट्स में जो गैप दिखता है समाज में उसको भी आप सेटल करते हुए आगे बढ़ रहे हो, है ना। जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर गैप दिखता है वो आपके यहाँ नहीं दिखता, और आपके इंस्टीट्यूशन को लेकर के क्या परसेप्शन है, क्या कमेंट्स आ रहे हैं पब्लिक से, ये सारी चीजें देख करके एनआईआरएफ रैंकिंग रिलीज होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या आती है कि यहां पर इसको सॉल्यूशन के तौर पे लॉन्च किया गया था कि ये जब लॉन्च होगा तो कंपटीशन आएगा, और कंपटीशन जब आएगा तो अच्छी क्वालिटी की जो इंस्टीट्यूशंस होगी उनको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है कि ये सारा का सारा जो डेटा कलेक्ट करने के 5 पैरामीटर से ये कागजी कार्रवाई के आधार पर ही चल रहा है। इस वजह से जो रियलिटी है वो सामने आ ही नहीं पाती और एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बन जाती है। अब देखो, सारे इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से अपना खुद का इंफॉर्मेशन तैयार करके, जो कि अनवेरिफाइड है, कागज में कुछ लिख दिया, रियल में चेक नहीं हो रहा, तो जो प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता उस लूप होल का फिर बेनिफिट उठाते हैं। फिर सवाल आता है कि एनआईआरएफ में कमियां क्या है। कमियां हमें अच्छे से समझनी है। सबसे पहली चीज तो कि कॉलेजेस को आपने इतना पावर, या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इतनी आपने अथॉरिटी दे रखी है कि वो अपनी ग्राउंड रियलिटीज को छुपा करके डेटा कुछ और दिखा रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होना जरूरी है। दूसरा, इंटेंजिबल आपके पास में डिटेल्स आ रही है, रियलिटी में पता नहीं किस तरीके की फैकल्टी है, क्या रियल में आपका लेबोरेटरीज का स्टेटस है, क्या प्रैक्टिकल्स टाइम पे कराए जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपने कार्ड्स पे, पेपर पे इतनी शानदार डॉक्यूमेंटेशन कर दी कि बस पूछो मत। ओवर इंटरप्रिटेशन, ओवर इंटरप्रिटिंग एग्जैक्ट रैंक, रैंक नंबर 1 है एनआईआरएफ में, रैंक नंबर 2 है, तो राइटर यहां पर बोलना चाह रहे हैं कि ये चलने वाला नहीं है। आप क्या बताओगे कि रैंक 10 और रैंक 15 में क्या डिफरेंस है, माइन्यूट से चेंजेस को देकर के आप रैंकिंग डिसाइड कर रहे हो। इसकी बजाय हमें जाना होगा रैंक बैंड पे, मतलब कि टॉप 50 में कितने इंस्टीट्यूशन है, कौन आपकी इंस्टीट्यूशन टॉप 50 में है कि नहीं है, टॉप 100 में है कि नहीं। फिर एक इंडिविजुअल को डिसीजन लेना होगा तो वो इजीली ले पाएगा। सो द पॉइंट इज कि यहां पर एनआईआरएफ को इंप्रूव करने की भी जरूरत है। एक चीज यहां पर समझनी होगी, कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि एनआईआरएफ को डिसकंटिन्यू कर दो, नहीं, क्योंकि नहीं डेटा होने से कुछ अगर थोड़ा इम्परफेक्ट डेटा भी है तो वो ज्यादा ठीक है। कहते हैं ना कि ना मामा से काना मामा अच्छा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनआईआरएफ में ये कमियां हैं, तो क्या क्या ठीक किया जाए। सबसे पहली बात, वेरिफिकेशन कर दिया जाए कि जो चीज डिटेल में डाली गई है उनका फिजिकल एक इवैल्यूएशन हो। मेथोडोलॉजिकल ट्रांसपेरेंसी, किन मेथड्स के बेसिस पर रैंकिंग दी जा रही है, क्या वहां पर रियलिटी ग्राउंड पे देखी है, उसके आधार पर फिर रैंक डिसाइड करो। क्लियर डेफिनेशन, रिसर्च क्या होती है, प्लेसमेंट क्या होता है, उसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन दो। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाना, या फिर एक ये डील होती है कि स्टूडेंट का प्लेसमेंट के नाम पर कंपनी, कॉलेजेस ये दिखा देती कि हाँ भाई इस कंपनी में इसका प्लेसमेंट हो गया, लेकिन सही मायने में वहां पर वो अप्रेंटिसशिप के लिए भी जा सकता है कि हाँ जी हमारी ट्रेनिंग हो रही है, वहां तो इंटर्नशिप हो रही है। तो कई बार कॉलेजेस इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। रैंक बैंड पे जाने की जरूरत है, ना कि एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। और फिर फाइनल कि रियल आउटकम्स अगर हमें चाहिए तो हमें स्किल सेट डेवलप करना होगा, तब जाके विकसित भारत बनेगा। तो इन चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाए रखना जरूरी है। नहीं तो फिर वही बात, अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगी तो यूं मानो कि हमारे पास में है तो सब कुछ लेकिन उसकी आत्मा नहीं है, शरीर तो है लेकिन आत्मा नहीं है। तो क्वालिटी एजुकेशन इज द की। समझ गए। अब आप इसमें देखो, मेंस आंसर राइटिंग के टाइम पे ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, जैसे गवर्नेंस एंड एथिक्स में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, कि भाई दो इंडिविजुअल लाइन में लगे हुए हैं, दोनों को अलग अलग इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या फिर जिसका इंटरेस्ट जिस पर्टिकुलर बात पे चल रहा है फ्यूचर में उसको ही सच्चाई का पता नहीं है ना। लेमन मार्केट वाला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इंस्टीट्यूशनल सिग्नलिंग, ब्रोशर और रियलिटी वाली बात, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, राइट। ये आपके लिए 250 वर्ड्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तैयार है, जिसमें आप देख सकते हैं पूछा क्या है कि रैपिड एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया में हो रहा है, और इसके चलते हमें एक मार्केट फॉर लेमन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इसका मेन कारण है सीवियर इंफॉर्मेशन सीमेट्री।
तो इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो बोला है उसको डिफाइन करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। और इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, मेजर पॉइंट हाईलाइट कर लिया। अब दूसरा, एनालाइज द रोल ऑफ द फ्रेमवर्क, किस तरीके से एनआईआरएफ जो है वो अपनी रैंकिंग रिलीज करता है और स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे हम इसको रिफॉर्म कर सकते हैं। तो इश्यूज और सजेशन दोनों देने हैं। फिर इस फ्लो चार्ट को आप देख सकते हैं कैसे आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। एनरोलमेंट रेशियो को डेटा के साथ बता सकते हो। फिर मार्केट फॉर लेमन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है एसडीजी के साथ लिंक करते हुए बॉडी स्टार्ट कर सकते हो। एनआईआरएफ के अंदर किस बेसिस पर डेटा रिलीज होता है, रैंक दी जाती है और क्या उसमें इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद में ओवरऑल कंक्लूजन दे सकते हैं, विकसित भारत के लिए क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, एनआईआरएफ से रिलेटेड है, ध्यान से इसका जवाब देने की कोशिश करना, राइट। तो कुल मिलाकर के इस पर्टिकुलर सेशन में 3 आर्टिकल्स थे, तीनों हमने डिस्कस किए। आई होप आपको ठीक लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।